दोस्तों नमस्कार। गजब का चुनाव है ये। राजनीतिक तौर पर जो भी राजनीतिक दल ये मानकर चलता था कि उसका कोर वोटर उसके साथ रहेगा, संयोग से पहले 4 चरणों के चुनाव में वह सब कुछ हिलता डुलता नजर आने लगा है। और आज यानी 96 सीटों पर वोटिंग हुई चौथे चरण में, यानी इस देश की 380 सीटों पर वोटर अपना मत रख चुका है। और 380 सीटों में से 2019 में बीजेपी ने 207 सीटें जीती थी। इन 380 सीटों में सूरत की वह सीट भी है जहां पर वोटिंग की जरूरत पड़ी ही नहीं, और इसमें इंदौर की भी वह सीट है जहां कांग्रेस के उम्मीदवार आखिरी क्षणों में बीजेपी में शामिल हो गए। तो इंदौर में जब आज वोटिंग हो रही थी तो वोटरों के भीतर घोर निराशा थी। वोटिंग परसेंटेज वहां पर कम हो गया, काफी कम हो गया। लेकिन इस देश के भीतर पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण की तुलना में इस चौथे चरण में वोटिंग कहीं ज्यादा हुई है, तकरीबन 67%। लेकिन राज्य दर राज्य अगर परखिएगा तो वोटिंग कम जहां पर हुई उसमें आंध्र प्रदेश है, जहां पर विधानसभा के चुनाव भी आज हो रहे थे और लोकसभा की सीटों पर भी वोटिंग हो रही थी। लेकिन 2019 की तुलना में तकरीबन 6 से 7% वोटिंग वहां पर कम हुई। उस वक्त यानी पिछले चुनाव में 80% वोटिंग हुई थी, इस बार यह घटकर 73% पर आ गया। लेकिन दूसरी तरफ तेलंगाना में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुई। पिछली बार 62% वोटिंग थी तो इस बार बढ़कर 66% हो गई। उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग पिछली बार की तुलना में ज्यादा हुई। 2019 में वो 58% था, इस बार बढ़कर वह 61% तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में वोटिंग जरूर कम हुई, वहां पर पिछले चुनाव में 61% की वोटिंग हुई थी, इस बार वो घटकर 57% पर आ गया। यह जो परसेंटेज है, दरअसल यह आज जिन जगहों पर वोटिंग हुई है 96 सीटों पर, उसी के हिस्से में यह परसेंटेज आपको बता रहे हैं। और बिहार में पिछली बार की तुलना में ही लगभग इस बार वोटिंग हुई, तकरीबन 59%। झारखंड में भी वोटिंग 1-2% बढ़ गया, पिछली बार 66.5% था, इस बार तकरीबन 68% हो गया। उड़ीसा के भीतर 74% वोटिंग पिछली बार हुई थी, इस बार वह कुछ घटी और 68% हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक सीट जो श्रीनगर की थी उसमें कमाल हुआ, तमाम पुराने रिकॉर्ड टूट गए। 1996 में 40% वोटिंग का रिकॉर्ड था, जो पिछले चुनाव यानी 2019 में घटते घटते 14% तक आ गया। इस बार 40% के रिकॉर्ड तक पहुंच गई इस बार की वोटिंग। लेकिन इन तस्वीरों के अक्स तले यह चुनाव इसलिए गजब है और इसलिए वोटरों के भीतर का परिवर्तन इस चौथे चरण में खास तौर पर उभर कर आया, क्योंकि इस चौथे चरण की सबसे बड़ी खासियत छत्रपों की है। वो छत्रप जो अपने अपने राज्य में राजनीति को साध रहे हैं और वो राष्ट्रीय पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में अपनी राजनीति के जरिए आ रहे हैं। यह झटका क्या महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की और शरद पवार ने दे दिया? यह झटका क्या अखिलेश ने दे दिया? यह झटका क्या तेजस्वी ने दे दिया? यह झटका क्या ममता बनर्जी ने दे दिया? और हल्का सा झटका क्या नवीन पटनायक ने भी दे दिया है? और इन परिस्थितियों के भीतर जेल में बंद हेमंत सोरेन, लेकिन वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसने संकेत साफ तौर पर आदिवासी इलाकों में दिए हैं कि अब लोगों के भीतर शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारे सवालों के अक्स तले हमें लगता है आज की वोटिंग का सिलसिला अब शुरू करते हैं। बड़ी बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ी उम्मीद बीजेपी लगाए हुए है और इस बात की जानकारी ममता बनर्जी को भी है। और आज वहां पर जब वोटिंग हो रही थी, उस वोटिंग के अक्स तले जो 8 सीटों पर वोटिंग थी, वहां पर बड़ी तादाद में टीएमसी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर ही निकले रहे। तमाम जगहों पर, कई जगहों पर झड़पें हुई, कई जगहों पर लाठीचार्ज हुआ। आपसी झड़प में एक दूसरे के खिलाफ कार्यकर्ताओं का हुजूम भी नजर आया, खासतौर से बोलपुर के इलाके में। इन सारी परिस्थितियों से हटकर देश के दूसरे हिस्सों में बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन अगर राज्य दर राज्य देखिएगा और छत्रपों की स्थिति इस चौथे चरण के अक्स तले देखना शुरू कीजिएगा तो आज हम शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे।
महाराष्ट्र से शुरुआत करने की एक खास वजह है। आज औरंगाबाद में भी वोटिंग हुई। उसी औरंगाबाद में, जिस औरंगाबाद में पहली बार AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी ने औरंगाबाद की सीट पिछले चुनाव में जीत ली थी। यानी शिवसेना के गढ़ में घुसकर AIMIM हैदराबाद से निकली और इस देश के भीतर पहली बार उसने दूसरी सीट पर जो 2019 में कब्जा किया वह औरंगाबाद ही थी। औरंगाबाद पूरे महाराष्ट्र का एपिक सेंटर क्यों है? मराठा आंदोलन, उसका एपिक सेंटर औरंगाबाद है। शिवसेना ने वहां पर कब्जा किया तो याद कीजिए 1988 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। उसके बाद वोटरों का ध्रुवीकरण कुछ ऐसा हो गया कि शिवसेना, जो महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर एंटी मुस्लिम मानी जाती रही और उस पूरे पीरियड में बीजेपी उनके साथ रही, औरंगाबाद में उनको कोई हरा नहीं पाया। लेकिन पिछले चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने 2.5 लाख वोट ले लिए तो एक झटके में AIM के उम्मीदवार चुनाव जीत गए और उन्होंने जो चुनाव जीता था पिछली बार, वो तकरीबन 10-14 हजार से वोट जीता था। लेकिन इस बार देखिए, वही शिवसेना जो 1988 के दंगों के बाद की राजनीति में औरंगाबाद में जीत रही थी चुनाव, 2024 के चुनाव में मुस्लिम इलाकों से उसे वोट पड़े। यह कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिसने औरंगाबाद की स्थिति को क्या बदल दिया? क्योंकि वहां पर AIMIM के इम्तियाज अली, जो एक वक्त पत्रकार हुआ करते थे, वह चुनाव लड़ रहे थे और सामने उनके शिवसेना 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तो वो शख्स थे जो लगातार जीतते आ रहे थे, वो उद्धव ठाकरे के साथ चंद्रकांत खैरे, और दूसरे शिंदे ग्रुप की शिवसेना ने संदीपन राव भुमरे को उतारा, चूंकि वह मराठा हैं, 5 बार के MLA उस इलाके में रह चुके हैं। तो माना गया कि शिवसेना के वोट आपस में कटेंगे बटेंगे। लेकिन हमने पहले ही संकेत दिया कि इस चुनाव में बिल्कुल 1 to 1 की स्थिति है, आमने सामने की स्थिति है, इसलिए कोई भटकाव किसी में नहीं है। तो जिस औरंगाबाद की सीट पर पिछली बार AIMIM जीती थी, इस बार शिंदे गुट के मराठा उम्मीदवार के उतरने के बावजूद भी पलड़ा वहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कहीं मजबूत रहा। यह एक संकेत है महाराष्ट्र के भीतर की उस राजनीति का, जिसमें राजनीति ही नहीं बदली बल्कि वोटर भी बदल गया। और इसका असर पहली बार महाराष्ट्र की हर उस सीट पर नजर आने लगा। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर वोटिंग हुई। नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावेल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड़। इन जगहों पर अगर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में इन सीटों पर तकरीबन 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एनसीपी भी 1 सीट जीती थी, शिवसेना 2 सीट जीती थी, AIMIM 1 सीट जीती थी। लेकिन 2024 का चुनाव तो गजब का है। और इस गजब के चुनाव के भीतर ध्यान दीजिए तो महाराष्ट्र की राजनीति में नंदुरबार में पहली बार लगा कि बीजेपी के जो MPs हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने मुश्किल है। कुछ जगहों पर तो बीजेपी ने अपने MPs को बदल दिया, लेकिन जहां नहीं बदला वहां भी मुश्किल है। और जलगांव में बीजेपी की स्मिता वाघ मैदान में, पहले उन्मेष पाटिल वहां से चुनाव जीते थे, उनके प्रति राय अच्छी नहीं बनी। जो सर्वे बीजेपी ने कराया तो स्मिता वाघ को दिया था। लेकिन शिवसेना ठाकरे के करण पवार यहां पर चुनौती देते हुए नहीं बल्कि कई कदम आगे नजर आने लगे। नंदुरबार में गोवाल वाडवी और हिना गावित के बीच चुनौतीपूर्ण मुकाबला खुलकर नजर आने लगा। रवेर में बीजेपी के रक्षा खड़से जो वहां पर सांसद हैं, उनके सामने शरद पवार के श्रीराम पाटिल जो एनसीपी के हैं, वह चुनौती दे रहे हैं। जालना में बड़ी मुश्किल हो गई बीजेपी के राव साहब दादाराव दानवे, जिनको हराना कोई सोच नहीं सकता था। कल्याण काले जो कांग्रेस के MLA वहां पर, वह भी चुनौती दे रहे हैं। हालांकि वह एक कदम पीछे हैं, लेकिन चुनौती दे रहे हैं। पुणे के भीतर मुरलीधर माहौल जो इनको परिवर्तन करके लाया गया, पहले याद कीजिए गिरीश बापट, उनका निधन हो गया तो बीजेपी ने सीट बदली। बीजेपी ने वहां पर मुरलीधर को खड़ा किया। कांग्रेस के रविंद्र धानकर जो कि कस्बा पेट से MLA थे, इनकी ताकत झटके में बढ़ती हुई दिखाई दी और उनके प्रति वोटरों का रुझान गजब का नजर आया। तो पुणे खेल कर सकता है। कोकणस्थ ब्राह्मणों के तौर पर, RSS के गढ़ के तौर पर भी परखिए, यह स्थिति वहां बदल सकती है। अहमदनगर में बीजेपी के सुजय रामकृष्ण विखे पाटिल, इनकी अपनी ताकत शुगर
लॉबी जो है उसके जरिए है, लेकिन काउंटर में शुगर लॉबी के पहचान के तौर पर शरद पवार की रही है। और शरद पवार ने यहां पर एमएलए नीलेश लंके को खड़ा किया, लेकिन यह एक कदम पीछे दिखाई दिए। लेकिन इमोशनल वोट जो थे पार्टी टूटने के बाद वह उनके हक में दिखाई दिए। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में यह पहली बार है, कोई कह ही नहीं सकता है कि इस सीट पर हम जीतेंगे ही। यह एक नई राजनीति है महाराष्ट्र के भीतर में, जहां पर बीजेपी मानती चली गई कि उसका अपना वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, लेकिन वह भी डिगेगा। और खास तौर से वोटरों के भीतर इस सवाल के साथ कि आप किसके साथ खड़े हैं, दोनों तरफ से यह सवाल थे आप किसके साथ खड़े हैं। तो हिंदुत्व वोट एक झटके में बिखर सा गया। उसे उद्धव ठाकरे के साथ जाना है या उसे बीजेपी के साथ जाना है, उसे उद्धव ठाकरे के साथ खड़े एनसीपी और कांग्रेस के पक्ष में भी जाना है या उसको बीजेपी के पक्ष में खड़े शिंदे और अजीत पवार के पक्ष में जाना। एक झटके में स्थितियां पलट गई। और यह नजर बीड़ में भी नजर आया, जहां पर इस बार पंकजा मुंडे है, मजबूत उम्मीदवार है। पिछली बार प्रीतम मुंडे खड़ी थी, इस बार पंकजा मुंडे है। लेकिन शरद पवार के बजरंग सोनवने यहां ताकतवर तो नजर आए, लेकिन यहां पर एक कदम पंकजा मुंडे आगे जरूर दिखाई दे रही थी। मावेल और शिरडी और शिरूर यहां की परिस्थिति को अगर आप पकड़िए तो मावेल में शिवसेना ही आपस में टकरा रही है। पिछली बार के जो सांसद थे वो शिंदे गुट के श्रीरंग वार्णे, इस बार ठाकरे गुट के संयोग वाघरे पाटिल हैं। लेकिन संयोग वाघरे पाटिल का पक्ष यहां पर मजबूत नजर आने लगा। तो पुराने सांसद अपने तौर पर शिरडी में भी डगमगाए, जो कि शिंदे गुट के हैं सदाशिव लोखंडे, उनके साथ भाऊ साहब वाघ मौर्य खड़े हुए हैं। वाघ चौरे कंप्लीटली लोखंडे से भारी पड़ रहे हैं। तो शिवसेना जहां जहां टकरा रही है वहां उद्धव ठाकरे बहुत आगे हैं और एकनाथ शिंदे बहुत पीछे हैं। और जहां एनसीपी आपस में टकरा रही है वह सीट शिरूर की जरूर जिक्र करना होगा। यहां पर अजीत पवार के उम्मीदवार शिवाजी राव पाटिल मजबूत जरूर, लेकिन हमने कहा ना अमोल कोल्हे ये सांसद भी, शरद पवार के साथ भी, इमोशनल वोट भी। तो यहां पर मार्जिन आपको जीत का बहुत ज्यादा एनसीपी के शरद पवार के हिस्से में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब सवाल है कि इस देश में दूसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। अगर यह स्थिति है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का बताइए। उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा सीट है। और जानकर हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर तो बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से 13 सीट, उन 13 सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया। और बीजेपी के साथ मुश्किल यह हो गई कि वहां पर उसने तमाम उम्मीदवारों को उन्हीं को उतारा, सिर्फ 2 जगह पर चेंज किया उसने अपने सांसदों को, वह बहराइच और कानपुर है। और दोनों जगह बीजेपी के लिए मुश्किल है। जो उम्मीदवारों को बदला बहराइच और कानपुर में, वहां पर भी मुश्किल। कानपुर में उन्होंने रमेश अवस्थी को उतारा, सत्यदेव पचौरी पिछली बार जीते थे। और बहराइच की जो जानकारी निकल कर आई, हमारी टीम ने बताया, उसके मुताबिक वहां पर आनंद गौंड, इससे पहले अक्षवर लाल हुआ करते थे वहां पर, उनको चेंज किया। दोनों की स्थिति नाजुक। और समाजवादी पार्टी दोनों जगहों पर कहीं ज्यादा मजबूत। समाजवादी पार्टी का मतलब कानपुर में कांग्रेस कहना होगा। वहां पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से आलोक मिश्रा मैदान में ये चुनौती दे रहे हैं। बहराइच में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बाकी 11 जगहों पर तमाम बीजेपी के सांसद ही मैदान में उतरे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच यह है कि खीरी के भीतर जो ताकत के साथ अजय मिश्रा टेनी नजर आते हैं, वह हो सकता है चुनाव जीत जाए, लेकिन मार्जिन इस बार 1 लाख के अंदर आ जाएगा। यह स्थिति खीरी में भी नजर आई। वो हार भी सकते हैं, लेकिन जीतेंगे तो 1 लाख के भीतर ये चीजें नजर बहुत साफ तौर पर आएगी। इसके बाद जब आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे, उसमें दूसरा नाम उन्नाव का भी लेना होगा। उन्नाव में साक्षी महाराज, वो कितने भी वोट से पिछली बार जीते हों, लेकिन इस बार उनकी भी वही स्थिति है जो टेनी की स्थिति है। जीतेंगे तो 1 लाख के भीतर और कहीं निपट ना जाएं, क्योंकि अनु टंडन सामने खड़ी है। अपने तौर पर साक्षी महाराज ताकतवर उम्मीदवार हैं, बहुत लंबे समय से सांसद हैं। लेकिन अगर यह मुश्किल है तो अगला सवाल होगा शाहजहांपुर में क्या होगा, धौरहरा में क्या होगा, सीतापुर में क्या होगा, हरदोई में क्या होगा, उन्नाव में, मिश्रिख में क्या होगा। मिश्रिख और सीतापुर चुनौती देती हुई परिस्थितियों के बीच है। सांसदों के मुकाबले कोई बहुत महत्वपूर्ण उम्मीदवार नहीं है, लेकिन हमने कहा ना, यह वोटरों का चुनाव है। तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार वोटरों का चुनाव हो गया। इसमें समाजवादी पार्टी का संगठन उस रूप में सक्रिय हो या ना हो,
लेकिन उससे ज्यादा परिस्थिति है कि लोगों के भीतर जो सवाल है, उन सवालों से हटकर जो सवाल बीजेपी ने उठाए उसको लेकर भी गुस्सा है। और यह खुले तौर पर असर फर्रुखाबाद में नजर आ रहा है, यह असर इटावा में नजर आ रहा है, यह असर कन्नौज में नजर आ रहा है, यह असर अकबरपुर में भी नजर आ रहा है, जहां पर इंडिया गठबंधन और खास तौर से समाजवादी पार्टी इन जगहों पर है। जहां पर जिक्र अखिलेश यादव कन्नौज का है, तो पिछली बार सुब्रत पाठक वहां जीते जरूर थे, लेकिन इस बार एकजुटता और तमाम वोट जो खास तौर से यह समझिए कि उत्तर प्रदेश में पहली बार मुस्लिम और दलित वोट के मद्देनजर बीएसपी का जिक्र बार बार होता है। लेकिन उससे हटकर अगर आप सोचिएगा तो यह कॉम्बिनेशन इतना मारक है उत्तर प्रदेश के भीतर कि दूसरा कोई राजनीतिक दल टिक नहीं पाएगा। और उसमें ओबीसी का छौंक लग चुका है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के जरिए, और खास तौर से यह छौंक उस पार्टी ने लगाया है जिस कभी भी राजनीतिक तौर को जाति के तौर पर देखती नहीं थी, कांग्रेस और राहुल गांधी। इन परिस्थिति ने समाजवादी पार्टी के भीतर एक करंट दे दिया है और यह वोटरों के जरिए उभर कर आ रहा है। यानी जिन 13 सीटों पर उत्तर प्रदेश में है, इस चरण में बहुत साफ है कि 3 सीट तो समाजवादी पार्टी ले ही जा रही है, बाकी 4 सीटों पर चुनौती है। 4 सीटों पर चुनौती है और 3 सीट ऐसी है जिसमें मार्जिन 1 लाख के भीतर अगर बीजेपी जीत जाती है तो आपके सामने एक तस्वीर साफ हो रही होगी। ऐसी स्थिति आ गई क्या जहां पर वोटर तय करने लगा उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार की स्थिति को देखिए। यह आपको और ज्यादा चौंकाएगा, क्योंकि बिहार के भीतर दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, उजियारपुर, इन 5 जगहों पर वोटिंग में बिहार में 3 सीट पर बीजेपी जीती थी पिछली बार। वो दरभंगा थी, वो बेगूसराय था और वो उजियारपुर थी। लेकिन इस बार संकट बीजेपी के सामने उजियारपुर में बड़ा है। एलजेपी समस्तीपुर में थी, वहां मुश्किल है क्योंकि वहां पर आपस में ही टकराव बहुत ज्यादा है। आपस में टकराव का मतलब क्या है? जनता दल यूनाइटेड के भीतर रहे 2 नेता, उन एक की बेटी है, एक का बेटा है, वो मैदान में आमने सामने खड़े हैं और एलजेपी से वहां पर चुनाव लड़ रही है समस्तीपुर में शामवी चौधरी, और दूसरी तरफ कांग्रेस के सन्नी है। इनको चेंज करके उतारा गया है। और यह भी समझना होगा, पिछली बार रामचंद्र पासवान जीते थे। इस बार राजनीतिक समीकरण जातीय आधार पर और वोटरों के मुद्दों के आधार पर समस्तीपुर एलजेपी के लिए एक मुश्किल सवाल है। और इस मुश्किल सवाल के साथ जनता दल यूनाइटेड की जो ललन सिंह की सीट है, मुंगेर की सीट, वहां पर हालांकि आरजेडी ने अनीता देवी महतो को उतारा है, लेकिन ललन सिंह की जीत शायद तय मानी जा रही है। और उसके अलावे दरभंगा की सीट हो, समस्तीपुर की सीट हो और उजियारपुर की सीट हो, यह डामाडोल है। तय सीटों में एक जीत के साथ बेगूसराय की सीट गिरिराज सिंह की जो है वह भी लगभग तय मानी जा रही है, जीतेंगे। पिछली बार की तुलना में लगभग 4 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने कन्हैया कुमार को उतारा था और माना जा रहा था कन्हैया कुमार अगर दोबारा उतर गए तो फिर वो हरा देंगे। लेकिन इस बार सीपीआई के अवधेश कुमार राय वहां से उतरे हैं, लेकिन ज्यादा ताकत और मजबूती के साथ गिरिराज सिंह वहां पर खड़े हुए हैं। कैसे कैसे वोटरों के अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसका एक नजारा आदिवासी बेल्ट में झारखंड के भीतर नजर आता है, जहां पर सिंहभूम और खूंटी दोनों बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। इसलिए क्योंकि सिंहभूम में पिछली बार गीता कोड़ा कांग्रेस से जीती थी, इस बार गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने टिकट दे दिया। तो यहां पर कांग्रेस ने नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जोबा मांझी खड़े हैं। जोबा मांझी चुनौती नहीं दे रहे हैं, एक कदम आगे खड़े हैं। गीता कोड़ा का नाम आते आते आपको कोड़ा सरकार भी याद आ रही होगी, उस दौर का घपला घोटाला भी याद आ रहा होगा। इन राजनीति के भीतर का असर खूंटी में भी है। खूंटी में अर्जुन मुंडा ने पिछली बार तो सेंध लगा ली थी, लेकिन इस बार स्थिति उनके अनुकूल नजर नहीं आ रही है। और कालीचरण मुंडा कांग्रेस के आदिवासी वोट बैंक एक साथ नए समीकरणों के मद्देनजर पहली बार अपने नेता को जेल में जाते हुए जब देखा है उसने, और जिस तरीके से पूरा परिवार निकलकर चुनाव प्रचार कर रहा है, खूंटी की सीट जो रांची के बिल्कुल सटा हुआ इलाका है अर्जुन मुंडा के, उनके सामने मुश्किल है। रांची से सटा हुआ लोहरदग्गा का इलाका भी है, जहां पिछली बार जो जीते थे और इस बार जो जीते हैं बीजेपी, उसमें चेंज किया गया। पिछली बार सुदर्शन भगत जीते थे, इस बार वहां पर समीर उरांव को लाया गया। समीर उरांव राज्यसभा के सदस्य हैं और वो
शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा जो राष्ट्र के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के भीतर, लेकिन इस पद को पाने के बावजूद भी 2019 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में गए, फिर बीजेपी को छोड़कर दोबारा कांग्रेस में आए सुखदेव भगत। इनका पलड़ा यहां भारी है बनिस्पत बीजेपी के उम्मीदवार के, इनकी स्थिति अच्छी है। पलामू में बीजेपी के विष्णु दयाल राम और आरजेडी की ममता भुइयां जो हैं ये बीजेपी छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ताकतवर हो गई। वो चुनौती दे रही है। ताकतवर विष्णु दयाल राम पलामू में हैं जरूर, लेकिन बावजूद इसके यह सीट भी हिल सकती है, यानी झारखंड के भीतर कुछ आप अलग देख सकते हैं, इससे इनकार बिल्कुल ना कीजिएगा। और आदिवासी बहुल इलाकों में एक उड़ीसा का इलाका भी है। उड़ीसा में भी ऐसा नहीं है कि आदिवासी एक साथ एक मुश्त पूरे तरीके से बीजेपी के वनवासी के आश्रय है, या फिर नवीन पटनायक जिनके बारे में कहा जाता है वो कितने संवाद आदिवासियों से बना सकते हैं, लेकिन सवाल नवीन पटनायक का नहीं है। वो तो उस विरासत को लिए हुए हैं जिस विरासत के आश्रय उड़ीसा के भीतर आदिवासी अपने साथ उस परिवार को देखता है, और शायद यहीं पर बीजेपी ने भूल कर दी। वो मानकर चल रही थी कि उड़ीसा और बंगाल में वो बड़ा सेंध लगाएगी, लेकिन जो नजर आया उसमें काला हांडी, जहां पर बीजेपी की मालविका देव उम्मीदवार चेंज किया गया, सांसद इससे पहले वसंत कुमार पांडा थे, उनको हटाया गया, मालविका देव को लाया गया, लेकिन बीजेडी ने लंबोदर नियाल को उतारा। कांग्रेस यहां मायने बहुत नहीं रखती है, कांग्रेस ने उम्मीदवार तमाम जगहों पर उतारे, लेकिन वह उनके पक्ष में वोट जो आप फाइनल देखिएगा वो जानकर हैरत कीजिएगा, 5% से ज्यादा वोट भी कांग्रेस के पक्ष में यहां पर आपको जाता हुआ दिखाई नहीं देगा, यानी लड़ाई बहुत सीधी है। और बीजेडी ने चुनौती दी, और सिर्फ कालाहांडी नहीं बल्कि नवरंगपुर में अगर देखिए तो बीजेडी ने नवीन पटनायक ने रमेश चंद्र मांझी, वहां पर पिछली बार सांसद थे, इस बार बदलकर प्रदीप मांझी को दे दिया, और माना गया कि उस सीट पर कमजोर पड़ेगी बीजेडी, और बालभद्र मांझी सामने खड़े थे। लेकिन इन सब के बीच भी कांग्रेस के भुजबल मांझी भी वहां पर सामने। कांग्रेस किसके वोट काटेगी इन दोनों में से, उससे तय हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, यानी दोनों आपस में जबरदस्त तरीके से टकरा रहे हैं। 2-3% के वोट का हेरफेर है, जिसके वोट कटे दूसरे के हिस्से में आए वो जीत गया चुनाव। और बहरामपुर में भी यही स्थिति है, वहां पर बीजेपी के प्रदीप कुमार पाणिग्राही हैं, लेकिन बीजेडी ने अपने पुराने सांसद चंद्रशेखर साहू को हटाया, भृगु बख्शी पात्रा को लेकर आए, और ये सीट पर बीजेपी मानकर चल रही है कि वो जीत जाएगी, जो इससे पहले जिक्र हो रहा था। लेकिन यहां पर भी चुनौती देने वाली स्थिति है, यानी बीजेडी की सीटों को बीजेपी ले जाएगी, यह स्थिति कोई बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कोरापुट में कांग्रेस के एमपी सप्तगिरी थे, बीजेपी ने यहां कालेराम मांझी को उतारा, बीजेडी ने भी वहां पर हिकाका को उतारा, लेकिन इस सीट पर, ये कांग्रेस की जो सीट है, ये कांग्रेस के पास रह नहीं पाएगी, क्योंकि वोटिंग का जो पूरा स्टाइल था वो बीजेपी वर्सेस बीजेडी का पूरा चुनाव को बना दिया गया, और नवीन पटनायक ने भी चाहा कि यह चुनाव वैसा ही बन जाए, और इस तरीके से आमने सामने वाले चुनाव का असर अब बंगाल में नजर आ रहा है, जहां पर हम जिक्र आपसे कर रहे थे कि क्यों टीएमसी का कार्यकर्ता आज सड़क पर है। उसकी वजह यह है कि उसने हर जगह पर चीजों को रोका, अपने अनुकूल किया, वो कोई भी इलाका हो, खास तौर से जहां पर कीर्ति आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर हिंसा और झड़प की जानकारी आई, जो जानकारी निकल कर आई। इस परिस्थिति के भीतर में वेस्ट बंगाल के भीतर अगर देखिए तो आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा और अहलूवालिया इस बात को कह के गए थे कि मेरा तो जन्म ही यहां पर हुआ है, लेकिन टीएमसी का ऑर्गेनाइजेशन गजब तरीके से वहां पर नजर आया, और बूथ दर बूथ ना सिर्फ आसनसोल बल्कि बोलपुर में, रानाघाट में, इन तमाम जगहों पर बीजेपी के सांसद रहे हुए हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है कि बीजेपी की सीट ममता बनर्जी तो नहीं छीन लेगी? यह स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि बीजेपी के जहां सांसद है, रानाघाट में बीजेपी के जगन्नाथ सरकार, बोलपुर में असीत कुमार मल जो टीएमसी के सांसद थे, उनके सामने बीजेपी की प्रिया साहा। इन सारी परिस्थितियों में आपके जहन में एक चीज और होगी, फिर कांग्रेस और लेफ्ट कहां पर है? वो कहीं नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी का पलड़ा एक कदम आगे है सिर्फ। वहां पर यूसुफ पठान कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन टीएमसी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत मायने रखता है, यह खुलकर नजर आया। कृष्णानगर में महुआ मोइत्रा एक कदम आगे हैं, बीजेपी की अमृता राय से बहुत आगे हैं। बोलपुर में
टीएमसी और बीजेपी आमने सामने, सीपीएम की मौजूदगी, लेकिन यहां पर टीएमसी के एमपी जो पहले पिछली बार जीते थे उन्हीं का पलड़ा भारी है। बीरभूम में भी शताब्दी राय का पलड़ा भारी, ऑर्गेनाइजेशन मैटर करता है बहुत ज्यादा। बर्दवानपुरम में टीएमसी की शर्मिला सरकार, हालांकि सांसद को बदला गया, सुनील कुमार मंडल पिछली बार थे, इस बार बदला गया। बर्दवान दुर्गापुर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां दिलीप घोष है कीर्ति आजाद के सामने, लेकिन उन सब के बावजूद भी कीर्ति आजाद चुनौती देते हुए दिलीप घोष को दिखाई दिए और उसमें बड़ा योगदान टीएमसी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का रहा। यह मैसेज अपने तौर पर बड़ा हो गया है और राजनीतिक तौर पर मैसेज दे रहा है। क्या वोटर भी बदला, ऑर्गेनाइजेशन मायने रखा, छत्रपों ने चुनौती खुलकर दे दी। और इन परिस्थितियों के भीतर जो खास तौर से एक पूरी लंबी लिस्ट होती है कि आखिर यहाँ बड़े बड़े वीवीआईपी अपने तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इसके अक्स तले अगर आप देखिए तेलंगाना के भीतर, तेलंगाना की जो 4 हॉट सीट मानी जाती है, चारों सीट कमोवेश वैसी ही रहेगी। हैदराबाद में ओवैसी एक कदम आगे हैं, सिकंदराबाद में जी कृष्ण रेड्डी एक कदम आगे हैं, करीमनगर में बीजेपी के बंदी संजय कुमार हैं, उनकी मौजूदगी अच्छी है। निजामाबाद में अरविंद धर्मापुरी हैं, उनकी मौजूदगी आखी है। लेकिन अगला सवाल यह है कि बीजेपी ने कहा था हम बड़ी सेंध लगाएंगे तेलंगाना में, सिर्फ एक सीट नजर आई जो महबूब नगर की है, वहां पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है। लेकिन एक बड़ी छलांग कांग्रेस लगाने जा रही है। पिछली बार वो सिर्फ 3 सीट जीती थी, इस बार उसको 10 तक पहुंच सकती है या उसको पार कर लेगी। और जो नजर हमारी टीम ने वहां पर लोगों से बातचीत करके निकाली, उसमें वारंगल की सीट, महबूबाबाद की सीट, खम्माम की सीट, पेड़ाबल्ली, जहीराबाद, मेढक की सीट जहां से एक बार इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ने गई थी, चवल्ला की सीट, नागर कुरनूल की सीट, रेमंता रेड्डी की अपनी साख, 10 महीने हुए हैं सत्ता में आए हुए, उसके बावजूद भी भरोसा। और राहुल गांधी की यात्रा के दौर में इस परिस्थिति में सबसे बड़ा नुकसान टीआरएस से बनी बीआरएस को हुआ, जिसका पूरा सुपड़ा साफ हो गया। और यह हो सकता है वह एक भी सीट ना जीते, एकमात्र सीट एआईएमआईएम अपने तौर पर जीत के ले जाए। शायद यह एक स्थिति है और शायद इसीलिए यह सवाल इस दौर में कहीं बड़ा हो गया है कि आखिर में वह कौन सी तस्वीर इस देश के सामने इन 4 चरणों के बाद उभर कर सामने आएगी। लेकिन जो वीवीआईपी का जिक्र होता है उसमें एक चीज और समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी, बर्दवान दुर्गापुर में कीर्ति आजाद, आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा और बीरभूम में शताब्दी राय वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से ये आपको चौंका सकते हैं। और इस चौंकाने वाली परिस्थिति में एक चीज और जान लीजिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में जब आप एक तस्वीर आपके सामने आएगी तो उसमें यह समझिए कि 2009 में बीजेपी ने सिर्फ 10 सीटें जीती थी 96 में से। मोदी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी 38 सीट जीती, पिछली बार 42 सीट जीती। इस बार ये घटकर 2009 तक तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये 42 से घटकर एक झटके में 20 और 25 सीट से ज्यादा की स्थिति में आ नहीं पा रही है। कांग्रेस का कहने का यहां जिक्र नहीं है। कांग्रेस 2009 में तो जबरदस्त थी, इन 96 में से 51 सीट उसने जीती थी, लेकिन पिछले चुनाव में सिर्फ वह 6 सीट जीत पाई। उसके लिए सबसे मुश्किल सवाल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के भीतर यह पूरा मालवा निमाड़ का इलाका है जहां पर जबरदस्त पकड़ आरएसएस की है और वहां बीजेपी घुस नहीं पाई, कांग्रेस घुस नहीं पाई। और बीजेपी को इसका लाभालाभ आज से नहीं, 1988 से ही मिलते चला रहा है। उस पीरियड से 1984 से मिल रहा है। उस पीरियड से अगर देखिएगा तो बीजेपी ने लगातार आगे कदम बढ़ाया है। आखिरी सवाल, जो तस्वीर उभर कर आ रही है उसमें पहले, दूसरे, तीसरे और अब चौथे चरण में कुल मिला के 379 सीटों पर वोटिंग हुई। एक सूरत जोड़िएगा तो 380 सीट, उसमें से 206 सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी। इस बार वो घटकर, ओवरऑल जो घटकर तस्वीर निकल कर आ रही है वो 150 के नीचे पहुंच चुकी है। और यह खतरे की घंटी चौथे चरण के बाद छत्रपों ने दिखाई है, उन छत्रपों ने जिनको हाशिए पर माना गया। लेकिन इस बार तस्वीर बहुत साफ है, 272 का आंकड़ा छूने की स्थिति में कोई नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।